प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी हम लोग आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 10th उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको फैक्टराइजेशन काफी अच्छे से आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 5.3 में दी गई है, तो उनको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि भैया आप इनके फैक्टर करिए, और फैक्टर करने के बाद इक्वल टू जीरो करके फैक्टर्स को एक्स की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो बच्चों, ये होता है फैक्टराइजेशन के आगे का प्रोसेस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं, ये आपने हो सकता है पहले भी किए हो, ये सब दोबारा आप फिर देख रहे हैं क्लास 10th में आकर के। तो बच्चों, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें जो वेरिएबल है वो एक्स है, वो आपको एक्स निकालना है इसको सॉल्व करके। याद रखिएगा बच्चों, कभी कभी एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो कभी भी क्वेश्चन से पहले अगर सॉल्व लिखा हो तो सॉल्व का मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल्स है वो आपको निकालने होते हैं। अच्छा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? कोई भी अगर इक्वेशन इक्वल टू जीरो हम लिख देते हैं तो फिर वो इक्वेशन ही कहलाती है। जब तक हम उसको इक्वल टू जीरो नहीं लिखते तो वो इक्वेशन नहीं कहलाती है। भैया, कोई भी एक्सप्रेशन एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो कर दें। जब तक हम उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो नहीं करते तब तक वो इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो बच्चों, आपको ये भी मैंने टर्म क्लियर कर दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि इक्वेशन किसे कहते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर आपने उसको इक्वल टू जीरो कर दिया तो हम उसको फिर इक्वेशन कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर काफी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इनको तुम्हें सॉल्व करना है। और सॉल्व करते समय कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आप उसको फैक्टराइज ही नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, जब फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वाली एक्सरसाइज 5.3 के लिए। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं 5.3 एक्सरसाइज के लिए, उनको यहाँ पे 5.3 एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया फैक्टराइज ना होने पर हम उसके सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग को यहीं से उठा के डाल देते हैं। आपके पास हेडिंग आ गई एक्सरसाइज 5.3। चलो बच्चों, ये 5.3 हेडिंग आ गई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको लिखा है सॉल्व। कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है? 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हर कोई क्या सोचेगा यार, कि हम इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a आपका कितना आएगा, 2 आएगा, b आपका -7 आएगा, और c आपका 6 आएगा। तो हर बार के लिए जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास ये काम होता है कि आप a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12। और कोशिश करेंगे कि 12 को ऐसे ब्रेक करें कि वो -7 हो जाए। तो आप बता सकते हैं कि 12 को ऐसे ब्रेक करें कि वो -7 हो जाए। -3 -4। तो तुमने बताया कि -4 -3 जो होता है वो 12 भी होता है, और -4 -3 जो होता है वो -7 भी होता है। तो ये बात तो अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो इसका मतलब बच्चों, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x² -7x को बच्चों हम ब्रेक कर रहे हैं। -7x क्या हो जाएगा, -4x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये वाला पार्ट आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये आपने क्लास 8th में भी किया हुआ है। ठीक है ना? अब बच्चों, उसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर आ जाएगा x-2, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी बन जाएगा अंदर x-2। तो प्यारे बच्चों, ये फैक्टराइज होकर के आ जाएगा x-2 इंटू 2x-3 इक्वल टू 0। अब बच्चों, यहाँ की थ्योरी देखो क्या कहती है। पहले तो आपने फैक्टराइज करना सीखा, तो फैक्टराइज तो आपको पहले ही से आता था। अब याद रखो, अगर बच्चों दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि भैया दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, या दोनों 0। जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, या दोनों 0, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। भाई, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? क्योंकि 0 ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये 0 हो गया, ये नहीं हुआ।
क्योंकि जीरो को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, या हो सकता है दोनों जीरो हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया x माइनस टू भी जीरो हो सकता है और 2x माइनस थ्री भी जीरो हो सकता है। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और वहां से आएगी 3/2। तो बच्चों ये x की वैल्यूज निकल के आएंगे, और ये x की वैल्यूज जो आपने निकाली है, तो अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहें तो आप इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 पुट करके ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो दैट मीन्स x इक्वल टू 2 क्या है, इस इक्वेशन का एक रूट है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 2 डालने पे ये वैल्यू जीरो हो जाती है एक्सप्रेशन की, तो हम इसको जीरोस भी कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, x इक्वल टू 2 पुट करने पे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। दैट मीन्स इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस टू। x इक्वल टू 3/2 रखने पे भी ये जीरो हो जाता है। दैट मीन्स इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3/2 भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पर इस इक्वेशन के दो जीरोस हैं, या दो रूट्स हैं, या दो सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि 2 रखने पे भी ये जीरो हो रहा है और 3/2 रखने पे भी ये जीरो हो रहा है। समझ में आया? तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, दो रूट्स हैं। तो बच्चों उसको रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, जो आपको कहना चाहिए वो कहिए, लेकिन टर्म्स तीन यूज किए जाते हैं। हर बुक में टर्म्स अलग अलग दिए जाते हैं, तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सॉल्यूशंस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, समझ गए, और जीरोस भी कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है, जो आप हमको बहुत ही जल्दी करके बताएंगे। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ बेटा इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो सर ऐसे कैसे बताएं। पहले सर आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 आएगा। अब सर 6 कैसे लाएं कि -6 आ जाए स्प्लिट करने पर। -3 -2 से तो 6 आ जाएगा, लेकिन -3 -2 से -6 थोड़ा ना बनेगा, वो तो -5 बनेगा, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे -5 नहीं लिखा है, यहाँ पे -6 लिखा हुआ है। यहाँ से सारे बच्चे फंस गए तुरंत कि अरे ऐसे तो कोई फैक्टर ही नहीं, ऐसे तो कोई फैक्टर ही नहीं है, अब क्या करें, यहाँ पे तो खेल ही खत्म हो गया। तो बच्चों ऐसे केस में आपको ध्यान देना होगा मैं जो बातें बता रहा हूँ अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि फैक्टराइजेशन होता तो बात ही क्या थी। यहाँ पे ऐसे कोई दो जीरो आप जल्दी नहीं बता पा रहे। तो ऐसे केस में बच्चों होता क्या है, पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके तीन केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होता है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, मतलब इसके जीरोस एग्जिस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, उस टर्म का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली एक वैल्यू होती है जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आ रहा है, मतलब मान लो 1 2 3 4 अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, तो हम कहते हैं उसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप पहले क्या करो, उसको सॉल्व करने से पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आ रहा है, तो उसके दो रियल और अलग अलग रूट्स होंगे। अलग अलग रूट्स को हम लोग डिस्टिंक्ट रूट्स भी कहते हैं। और वो रियल रूट्स निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बच्चों तभी जनरेट होती है जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती। तो उस दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है पंडित श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला। तो धराचार्य जी ने बताया था कि भैया किसी भी इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो होते हैं -b प्लस अंडर रूट ऑफ डी। डी की वैल्यू आप समझ गए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है अपॉन 2a।
अपॉन 2a। एक रूट बच्चों उससे निकलता है और दूसरा रूट बच्चों उससे निकलता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, जिसको अगर आप फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल पा रहे तो आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप कैपिटल डी भी कहते हैं, अपॉन 2। इसको यूज करके आप उसके नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हो, उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। और बच्चों एक दूसरा केस भी समझ लो, अगर गलती से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो आप कह देना उसके टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान देनी है। और वो दो रियल और इक्वल रूट्स कोई भी निकाल सकता है। उसको निकालने के लिए आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे डी की, तो डी की जगह आ जाएगा 0, तो रूट के अंदर आ जाएगा 0 और रूट 0 0 होता है। तो आपके पास चाहे पहले वाले फॉर्मूले से x निकालो चाहे दूसरे वाले फॉर्मूले से x निकालो, वो सेम ही आएगा और वो x आएगा माइनस बी बाई 2a, क्योंकि d वाला टर्म क्या हो गया? 0 हो चुका है। तो चलो इस केस को तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चों d अगर नेगेटिव आ जाता है लेकिन -1 -2 साइड का, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पता है आप क्या कहोगे? नो रियल रूट्स, मतलब उसका कोई रूट है ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे? नो रियल रूट्स, कोई सॉल्यूशन नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारे पास ऐसे तीन केसेस बार बार क्रिएट हुए, तो मैंने आपको यहीं पर अब बता दिया है फाइनली। अब मैं क्या करता हूँ, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से इसको रिव्यू करता हूँ, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने लिखा जरूर था लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था। तो बच्चों जब हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए हमारा 2 है, बी हमारा -6 है और सी हमारा 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों उसको कैलकुलेट करो, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो समझ में आ गया? तो बच्चों ये वैल्यू कितनी होगी? 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तुम कहोगे सर ये वैल्यू जो भी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। हाँ बड़ी तो आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 12 क्या होगा? 0 से बड़ा। तो इसका मतलब इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है ना? अब वो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट कैसे निकालोगे? तो तुम कहोगे सर आपने बताया था एक रूट होता है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और सर दूसरा रूट होता है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। सर निकाल ले? हाँ निकालो। b कितना है? -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6। d कितना है? 12 है, अपॉन 2a। a कितना है? 2 है, तो 2 की जगह 4 हो जाएगा। फिर से बच्चों पुट करो, -b, तो b माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का रूट 12 अपॉन 2a, 2 की जगह 4। तो बच्चों आपके ये दोनों रूट्स निकल करके आ गए। तो बच्चों ये आपका हो गया पहला रूट और ये हो गया बच्चों आपका दूसरा रूट। तो ये दोनों रूट्स बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ गए। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात जरूर याद रखनी होगी कि हर बार ऐसा सिचुएशन नहीं होती है कि आप उसको फैक्टराइज कर लो और उसके सॉल्यूशन निकाल लो। ऐसे केस में जब आप नहीं कर पाओगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। तो ये आज आपने अपनी क्लास में सीखा है। और बच्चों ये 5.3 और 5.4 एक्सरसाइज इसी पे ही बनी हुई है, क्योंकि इक्वेशंस वहां पे फैक्टराइज नहीं होती है। जब इक्वेशंस आपकी फैक्टराइज नहीं होंगी तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। वन सेकेंड बच्चों, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ एक नई स्टाइल में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है बच्चों आपको ऐसे लिखना पड़ता है, x इज इक्वल टू -b। बच्चों प्लस और माइनस अलग अलग करके नहीं लिखते, हम एक ही साथ लिखते हैं। एक रूट प्लस के साथ आता है, एक रूट माइनस के साथ आता है। तो रूट के अंदर d होता है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों मैंने अलग अलग करके दो फॉर्मूले नहीं लिखे, मैंने एक ही बार में लिख दिए। मतलब प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आ जाएगा और माइनस साइन लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो ये बच्चों क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों आज की स्टेज में अब आपको याद हो जाना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, पहले तो वो प्रयास करते हैं बेचारे कि भैया ऐसे ही फैक्टराइजेशन हो जाए, और अगर नहीं हुआ ऐसे फैक्टर्स तो बच्चों फिर आपके पास मजबूरी बन जाएगी कि तुम यहाँ से x निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो सबसे पहले बताओ कि बच्चों क्या 256 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं कि 32 बन जाए? प्रोफेसर हो सकते हैं। हमने कहा कैसे? प्रोफेसर वो आपने सबके स्क्वायर बताए थे। सर आपने सबके स्क्वायर बताए थे। सर आपने बताए थे शायद 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225। बच्चों 16 का स्क्वायर जरा आप कैलकुलेट करिए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो जरा 16 का स्क्वायर कैलकुलेट करें ताकि उनको याद हो जाए। क्योंकि बच्चों आजकल कंपटीशन बहुत है, अगर आप थोड़ा सा आगे नहीं पढ़ के चलोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बहुत सारे बच्चे आगे आपसे निकल रहे हैं। वो आपको आखिरी में पता पड़ता है जब आप क्लास 12 में पहुंच जाते हो। तो 16 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पे 256 होता है, और बच्चों 17 का स्क्वायर भी बच्चों 289 होता है, और 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 324 होता है, और 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो बच्चों अगर आप ये वाली क्लास आज देख रहे हैं और आपने अभी तक स्क्वायर ही नहीं याद किए, तो भैया आप इनको आप याद कर लीजिए, कब तक भागेंगे आप इससे। चलिए, तो कहोगे सर ये तो हो गया सीधा सीधा 256 है, तो 256 किससे बनेगा? 16 इंटू 16 से बनेगा ना? क्यों भाई? और 16 माइनस का 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 256 भी आएगा, और माइनस का 16 क्या बना देगा? -32 भी बना देगा, है ना? तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भाई। कहोगे सर आपका ध्यान कैसे चला गया? बेटा मेरा ध्यान यहाँ पे स्क्वायर था ना 256, तो मेरा ध्यान उसी समय चला गया था कि ये 16 का स्क्वायर है, और मैंने मन में ही सोच लिया था कि 16 और 16 दो बार आएगा तो 32 हो जाएगा, है ना? ये उस समय हमने मन में सोच लिया था, लेकिन हम सोच इसलिए पाए क्योंकि हमको काफी सारे नंबर्स के स्क्वायर पता है। तो बच्चों आप बता सकते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है? अरे दादा 21 का भी स्क्वायर याद करें, 441। सर 22 का स्क्वायर कितना होता है? अरे सर फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। 484 होता है। चलो बच्चों इतना काफी है, स्टार्ट करते हैं। तो बताइए भाई, सबसे पहले लिखेंगे, हाँ तो आप यहाँ 32 को क्या लिखे? -16x माइनस 16x प्लस इक्वल टू 0। तो बच्चों 16x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा 16x -1 कॉमन ले लेते हैं, 16x -1 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये बन गया 16x -1 16x -1 इक्वल टू 0। तो तुम कहोगे सर यहाँ से पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो भी एक्स वाई आएगा, दूसरे को 0 करेंगे तो भी एक्स वाई आएगा, सेम 1/16। तो सर इसके दोनों रूट्स इक्वल है। क्या है? दोनों रूट्स इक्वल है। और सर दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब आपने कोई कंडीशन शायद बताई थी। x is equal to 0। डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चों अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते ना तो वो 0 भी आता, उसी से आपको हिंट पड़ जाता कि इसके दोनों रूट्स क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। और चाहते तो बच्चों आप वो इक्वल रूट की वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, -b/2a से। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से b निकाल के पुट कर देते, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाता 1/16, है ना? तो बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा बताया कि भैया पूरा भी करो। ठीक है, चलो भाई सेकेंड पार्ट में बच्चों आपकी और ज्यादा कसरत होगी। आप जरा स्टार्ट कर लीजिए अपने आप को। तो बच्चों ये हो गया 25x² प्लस 30x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो जल्दी सोच के बताइए कि अगर आपको 25 रुपए मम्मी 8 दिन तक डेली देती तो कितने हो जाते हैं? 200 रुपए हो जाएगी। और मान लो 7 दिन देगी तो 175 रुपए हो जाएगी। तो 25 इंटू 7 कितना हुआ? 175। अब बच्चों 175 को ऐसे ब्रेक करो कि 30 आ जाए।
और सर ये तो बड़ी दिमाग की एक्सरसाइज है। सर क्या करें भाई, 175 के ऐसे फैक्टर बता दो जिससे 30 बन जाए। क्या हो सकते हैं हमको पता नहीं है। पहले बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन से इसके वो पता पड़ जाए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो उससे जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं पता पड़ता तो फिर बच्चों धराचार्य को ही उतारना पड़ता है, तो वही हम लोग को स्पेशली एक्स निकाल करके देता है। परफेक्ट स्क्वायर बच्चे कह रहे नहीं आएगा, चलो अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो बच्चों हम इससे डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर, बी की जगह 30 है, -4ac। बच्चों ये 30 का स्क्वायर होता है 900, 25 चौके कितना होता है 100, और 100 इंटू 7 कितना हुआ 700। 900 माइनस 700 200। हाँ बच्चों 200 आएगा। इसका मतलब अगर बच्चों डी किसी का स्क्वायर होता ना, अगर ये डी किसी का स्क्वायर होता तो बच्चों ये पक्के इसके फैक्टर्स हो रहे होते, लेकिन हम लोग नहीं निकाल पाए होते। इसका मतलब फिर हम लोग की गलती होती। अभी बच्चों डी किसी का स्क्वायर नहीं, क्योंकि 200 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो दैट मींस इसके फैक्टर करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, धराचार का फॉर्म। वैसे भी बच्चों अगर आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो डी तुरंत निकाल लेना, और डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो समझ लेना था कि इसके दो रूट्स होंगे, लेकिन दो रूट्स आप फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल पाओगे, आपको धराचार ही लगाना पड़ेगा। चलिए बच्चों बताइए, धराचार लगाइए। तो धराचार फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। हाँ क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। ये कितना है बच्चों 25, तो 25 इंटू 2 कितना हुआ 50। सॉल्व कर लो, -30 प्लस माइनस बच्चों रूट के अंदर 200 को 2 इंटू 100 लिख देना, और 2 इंटू 100 में 100 को बाहर निकाल दो तो वो 10 हो जाएगा, तो ये 10√2 हो जाएगा। प्रोफेसर ये आपने क्या किया, अरे सिंप्लीफिकेशन किया और क्या किया है ना। तो सर आप एक एक रूट लीजिए, आपने दोनों रूट लिख दिए, ठीक है बच्चों। एक बार हम प्लस साइन लेते हैं और दूसरा रूट हम निकालने के लिए माइनस साइन। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। अब बच्चों नीचे क्या है, नीचे ऊपर से बच्चों 10 कॉमन लेके हटा सकते हैं, मतलब 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा -3 प्लस क्या √2। ऊपर से बच्चों 10 कॉमन, ऊपर से बच्चों 10 कॉमन ले लो, और ऊपर वाला 10 नीचे 50 से कैंसिल कर दो, है ना। फिर बच्चों ऊपर से 10 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो 10। जब 10 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा -3 -√2। बच्चों हम लिख ही नहीं पा रहे, सही बताओ बेटा क्या बताया, -3 -√2 अपॉन 4/5। यही दो उसके आंसर्स, यही दो बच्चों इसके रूट्स हैं जो आप निकाल नहीं सकते थे फैक्टराइजेशन से। उसको निकालने के लिए आपने क्या यूज किया, धराचार। धराचार का पूरा नाम क्या है, पंडित श्री धराचार्य फॉर्मूला। तो बच्चों पंडित का नाम सुनते ही जिस दिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज लगाएं, तो उसमें यहाँ पर पंडित बहुत बार आएंगे, तो आपको उस दिन जो है बिरयानी वगैरह नहीं खानी है, क्योंकि यहाँ पे धराचार्य जी बैठे हुए हैं। धराचार्य जी जो है पंडित थे तो वो प्योर वेजिटेरियन थे। चलिए भाई, तो यहाँ पर बच्चों अब तिलमिला देने वाले क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस क्या है, मतलब x-2 अपॉन x+2 प्लस x+2 अपॉन x-2 इज इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ से x निकालना है सॉल्व करके। कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं हमने कहा कोई भी इक्वेशन उससे क्या लेन देना, कोई ना कोई तो x होगा ना, उसको सिर्फ सेटिस्फाई करे। इसमें नीचे एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर 4 को दूसरे साइड ले जाएंगे। हाँ तो उसमें एलसीएम ले लेते हैं, x+2 इंटू x-2। कैसे बोलते हैं बच्चों, ये वाला से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई आता है ना एलसीएम लेने। जिनको इस तरह से एलसीएम लेने नहीं आता वो एक बार फिर से देखें, ये वाला से कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों उसको ऐसे करते हैं, देखो टुकुर टुकुर
टुकुर, फिर से देखो टुकुर टुकुर टुकुर, देखो कैसे लेते हैं। तो x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो गया, x माइनस टू ऊपर वाले x माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया, x प्लस टू ऊपर वाले x प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा। बस सॉल्व कर लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, माइनस 4x से प्लस 4x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, 4 प्लस 4 हो गया बच्चों 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब इसको दूसरे साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 4 से होगा, तो डायरेक्ट लिख दें कि चलो साहब डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको। 2x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16, है ना बच्चों। सॉल्व करते रहिए, लाइक टर्म्स बच्चों एक साथ ले आइए, 16 के साथ इधर प्लस 16 ले आइए और 4x स्क्वायर के साथ इधर 2x स्क्वायर कसका दीजिए, तो 32 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x स्क्वायर अगर 16 है तो बच्चों x 4 नहीं होगा, x जो होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। क्यों सर, हमने चेक कर लो, अगर x इक्वल टू 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर भी 16 सेटिस्फाई करेगा, और x इक्वल टू माइनस 4 डालोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो x स्क्वायर अगर 16 होगा तो x क्या होगा प्लस माइनस 4। ये तो बच्चों ऐसे ही फैक्टराइज हो गया, मतलब ऐसे ही x निकल के आ गया, यहाँ पे तो दराचार्य का यूज नहीं करना पड़ा। तो बच्चों अगर दराचार्य का यूज करना पड़ता तो वो हिंट मिल जाती है, वो फैक्टराइज नहीं होता है, वहां पे फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, और डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा आ जाता है तो हम कहते हैं कि दराचार्य का फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स निकालना। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आता है तो दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है जो सबसे आसान था, कोई काम ही नहीं करना है, कहते नो सॉल्यूशन। तो प्यारी बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा बच्चों एक बात मैंने बताई नहीं थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, याद रखो किसी भी रियल नंबर के नीचे, किसी भी रियल नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड। जैसे 1/0 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ होता ही नहीं, अनडिफाइंड। 3/0 अनडिफाइंड, क्या है अनडिफाइंड। लेकिन बच्चों याद रखना होगा, लेकिन बच्चों याद रखना होगा कि 0/1 जो होता है वो 0, ये डिफाइंड होता है। 5/0 नॉट डिफाइंड, लेकिन 0/5 ये 0 होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि किसी के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, न्यूमिनेटर में 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों मान लो तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व की और सॉल्व करने पर तुमने x की वैल्यू निकाल दी +-2, तो पता है ऐसे क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन होता, कुछ होता ही नहीं। क्यों, तो वो कहोगे +-2 का मतलब ये हुआ क्योंकि सर अगर आपने x की वैल्यू 2 निकाल दी तो अगर सर 2 को यहाँ प्लेस करेंगे तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और किसी के नीचे 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, और अनडिफाइंड में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सब अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर दी तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और किसी के भी नीचे 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सब कुछ क्या रहेगा अनडिफाइंड रहेगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अगर कुछ क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस में क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने आंसर निकाल लिया तो याद रखिएगा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होने चाहिए, मतलब वो वाला x आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो x की वैल्यू +-2 नहीं आई थी, +-4 आई थी, तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही आंसर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था बच्चों, काफी देर तक आपको समझाना पड़ा।